इसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण की प्रक्रिया बताई जा रही है, जिसमें यह बताया गया था कि मजिस्ट्रेटों द्वारा जो वारंट मामलों का ट्रायल होता है उसमें आपका दो प्रक्रिया दी गई। पहली प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में, अर्थात ऐसे मामलों में जिन मामलों का कॉग्निजेंस या संज्ञान 190(1)(b) के तहत पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया है, ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन 238 से लेकर 243 तक दिया गया है। ये प्रक्रिया हमने बताई थी। इसके बाद आपका जजमेंट का प्रावधान है 248 से लेकर 250, यानी कि 248 से लेकर 250 जजमेंट भी बताया गया था। अब हमें जो देखना है वह आपका पुलिस रिपोर्ट से विभिन्न आधार पर दायर मामलों में प्रक्रिया, यानी कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में, वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, यानी कि दायर मामले। देखिए, इसको जब भी पढ़िए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों का जब मजिस्ट्रेट विचारण करता है तो उसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है सेक्शन 244 से लेकर 247, यानी कि धारा 244 से लेकर 247। और जब इसमें विचारण की समाप्ति होती है, यानी कि ट्रायल समाप्त होता है, जब विचारण की समाप्ति होती है तो ऐसी दशा में 248 से लेकर 250 तक की धाराएं काम करें। यानी कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में, फिर याद रखिए ये पूछा भी गया है, सेक्शन 244 से लेकर 247 की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और जब निर्णय आएगा तो उस निर्णय का प्रावधान सेक्शन 248 से लेकर 250 तक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपका पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दायर वारंट मामलों से विभिन्न वारंट मामलों में आपका कैसे कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। तो अभी इस सेक्शन को न देखकर आपका शुरुआत करनी है सेक्शन 190 से। देखिए, आपका CRPC की धारा आपका 190 से हम शुरुआत करेंगे। CRPC की धारा 190 का क्लाज 1 3 उप क्लाज में बंटा है। उप क्लाज ए, उप क्लाज बी और उप क्लाज सी। 190 में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट 3 आधारों में से किसी एक आधार पर किसी अपराध का कॉग्निजेंस या संज्ञान ले सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर संज्ञान लिया
कंप्लेंट कर लिया है तो 190(1)(a) लागू होगी। अगर पुलिस रिपोर्ट कर लिया है यानी कि पुलिस रिपोर्ट कर लिया है संज्ञान तो 190(1)(b) लागू होगी। और अगर मजिस्ट्रेट ने स्वयं के ज्ञान पर कॉग्निजेंस लिया है या किसी की शिकायत पर या अन्यथा लिया है तो ऐसी दशा में 190(1)(c) अप्लाई हो। यही से कंसेप्ट बनाइए। अगर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया गया है और मामला वारंट मामला है और वह मामला आपका मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तो ऐसी दशा में CRPC की धारा 238 से लेकर 243 तक की धाराएं अप्लाई हो। यानी कि फिर एक बार देखिए, यदि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस आपका पुलिस रिपोर्ट पर लिया हो, वह मामला वारंट मामला हो और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो, तो ऐसे मामलों में जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वह होगा सेक्शन 238 से लेकर 243। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस परिवाद कर लिया पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में लिया है, अर्थात परिवाद कर लिया है या स्वयं के ज्ञान पर। फिर एक बार देखिए, अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस किस पर लिया हो, या तो परिवाद पर या स्वयं के ज्ञान पर, तो ऐसे मामलों में जो वारंट मामले हैं और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट विचारण की प्रक्रिया में किन किन धाराओं का सहारा लेगा, तो इसके लिए सेक्शन काम करेगा 244 से लेकर 247। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ा जाए। जब मजिस्ट्रेट परिवाद पर या स्वयं के ज्ञान पर या परिवाद पर संज्ञान लेता है तो इसके पहले कुछ कार्यवाही करता है आपका सेक्शन 200 में, यानी कि 200 में वह परिवादी, और अगर परिवादी के पास कोई गवाह है तो उसकी परीक्षा किया। फिर आपका 202 में अतिरिक्त जांच किया या पुलिस से अन्वेषण कराया है। फिर उसे लगता है कि नहीं पर्याप्त आधार है अभियुक्त के विरुद्ध, तो सेक्शन 204 के तहत अभियुक्त को वारंट जारी किया है या समन जारी किया है। तत्पश्चात अभियुक्त को 208 के तहत यानी कि 208 के तहत परिवादी की परीक्षा का दस्तावेज, गवाहों का बयान इत्यादि दिया है और तत्पश्चात वह ट्रायल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यानी कि सेक्शन 208 के तहत जब कागज पत्र अभियुक्त को दे दिया जाता है उसके बाद आपका विचारण शुरू होता है और वह किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, तो 244 से लेकर 240 यानी कि पहले ही परिवादी की परीक्षा हो चुकी है और गवाहों की परीक्षा हो चुकी है किस सेक्शन के तहत, 200 के तहत। और अभियुक्त को समन जारी करते समय परिवाद भी उपलब्ध करा दिया गया है या वारंट जारी करते समय, और अभियुक्त को काफी सब कुछ क्या की गई है, दस्तावेज दे दिया गया। अब इसके बाद आपका ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में देखिए आपका छोटा विचारण की प्रक्रिया है। क्यों छोटी विचारण या संक्षिप्त प्रक्रिया दी गई है, इसका आपका व्यू जानना है।
क्योंकि पहले से ही गवाह की परीक्षा, परिवादी की परीक्षा हो चुकी है, अतः पुनः करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए संक्षिप्त प्रक्रिया दी गई। देखिए अब आपका इतनी भूमिका बांधने के बाद आप अफेयर एक्ट पर आ जाइए। सेक्शन 244 अभियोजन का साक्ष्य। देखिए आपका 44 से हम शुरू करते हैं। अभियोजन का साक्ष्य जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। कोई खास बात नहीं है इसमें, बस ये है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनेंगे और अभियोजन का सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होंगे, यानी कि प्रोसिक्यूशन जो साक्ष्य पेश करेगा अभियुक्त के खिलाफ, उसको लेने के लिए अग्रसर होंगे। इसके बाद ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियोजन के किसी साक्षी को बुला सकता है या किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज या चीज पेश कराने के लिए आपका समन जारी कर सकता है। इसके बाद आइए सेक्शन 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। आपका 245 अभियुक्त को कब डिस्चार्ज किया जाएगा, तो डिस्चार्ज के बारे में अब तक 2 बार बताया जा चुका है, अब थोड़ा यहाँ शॉर्टकट में बताया जाएगा। देखिए यदि सेक्शन 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। यानी कि अभियोजन के साक्ष्य पर जो भी साक्ष्य अभियोजन ने पेश किया, आपका उस पर मजिस्ट्रेट ने विचार किया और विचार के पश्चात ये पाया कि पर्याप्त आधार अभियुक्त के विरुद्ध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कारणों को अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को क्या कर देगा, डिस्चार्ज सदर किसके पहले होता है, आरोप के निर्माण के पूर्व होता है। ये जांच की कार्यवाही मानी जाती है कि विचारण की, जांच की और उन्मोचन एक आदेश होता है। कार्यवाही समाप्त न करके अपर्याप्त साक्ष्य के कारण क्या की जाती है, स्थगित। यह न तो निर्णय है, न दोष मुक्ति, न दोष सिद्धि। अगला देखिए, इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी यानी कि इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम पर अभियुक्त को डिस्चार्ज करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट चाहे तो 245 की प्रक्रिया अपनाने के पहले भी
कारण दर्शाकर अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है। अब सभी लोग जानते हैं कि जब डिस्चार्ज नहीं किया गया और पर्याप्त आधार है तो ऐसी दशा में आरोप का विवेचन होता है। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। फिर अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या वह प्ली ऑफ गिल्टी करता है, यानी कि दोषी होने का अभिवाद करता है कि विचारण की मांग। तो ये जो प्रक्रिया है पिछले विचारणों में व्यापक थी, लेकिन ये सारी प्रक्रिया परिवार या स्वयं के ज्ञान वाले मामलों में एक ही धारा में समाहित कर दी गई है। और कौन सी धारा में समाहित कर दी गई है? तो 246 ऐसी धारा में बताइए किसकी कौन है? हम बता नहीं सकते, देख लीजिए नेटवर्क पर सर्च करिए। देखिए आपका 246 पूछा भी गया है। आपका यूपीजे में आया था कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में आरोप का निर्माण किस सेक्शन के तहत किया जाता है। प्री में भी आया अंदर से। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है और वह बता दिया जाए तब डायरेक्ट शुरू किया जाए कि क्या किसी विचारण में आरोप के निर्माण सामान्यतः जब भी विचारण होता है तो आरोप के निर्माण के बाद पहले अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है, उसके पश्चात अभियुक्त का आरोप के निर्माण के बाद। लेकिन आपका जो परिवार पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामले हैं, जब आरोप का निर्माण किया जाएगा तो ऐसी दशा में पहले अभियुक्त का ही साक्ष्य लिया जाए। क्यों अभियुक्त का साक्ष्य पहले लिया जाता है? क्योंकि अभियोजन पहले ही साक्ष्य दे दिया रहता है आरोप के निर्माण के पूर्व। क्योंकि 200 में परिवादी की परीक्षा, 200 में गवाह की परीक्षा, फिर 244 में अभियोजन का साक्ष्य ले लिया रहता है और तब 246 में आरोप का निर्माण होता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया है, क्या आपका जब आरोप लगा दिया गया तो इस विचारण में पहले अभियुक्त को ही मौका दिया जाएगा, यानी कि अभियुक्त को साक्ष्य देना है, अभियोजन को नहीं, आरोप के पश्चात। तो आपका क्या जवाब रहेगा? पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में जो मजिस्ट्रेट द्वारा क्या है विचार। देखिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसीलिए टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए आपका टेक्निकल क्वेश्चन हम पढ़कर बताएंगे भी, लेकिन 2 टेक्निकल क्वेश्चन बनता है और याद रखना है। देखिए 246 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, यानी कि सेक्शन 245 के तहत डिस्चार्ज नहीं किया गया। देखिए क्या करके, यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है, तो सक्षम है जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है।
तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। यानी कि कुल मिलाकर इसको थोड़ा शॉर्टकट में देखना है। शॉर्टकट में आपका ये देखना है कि यदि मजिस्ट्रेट को साक्ष्य पर अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात ये विश्वास हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित में विरचित करे। यानी कि मौखिक में किसमें लिखित। जब आरोप लगा ही दिया गया तो आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिमान करता है कि विचारण की मांग करता है। अभियुक्त से पूछ लिया गया, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। यहाँ सेक्शन 375 भी जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि यदि प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर अभियुक्त को निर्दोष सिद्ध किया जाता है तो अपील का जो अधिकार होगा वह उसका दायरा सीमित हो जाएगा। उसका दायरा सीमित हो जाएगा, यानी कि उसका जो दायरा होगा उसकी एरिया सीमित हो जाएगी। बताया गया था क्या दायरा सीमित होगा कि ऐसी दशा में जो अपील होगी उसका अब केवल 2 आधार होगा। ये झारखंड आपका मैंने प्री में भी क्वेश्चन बना है अंदर जाकर, किस आधार पर अब केवल अपील हो सकेगी, दंड की वैधता एवं दंड के परिणाम, अन्य आधार पर कोई अपील नहीं हो। अगला देखिए, यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या विचारण का दावा करता है या अभियुक्त को उपधारा 3 के अधीन अभिवचन के बावजूद भी, यानी कि प्ली ऑफ गिल्टी के बावजूद भी आपका दोष सिद्ध नहीं किया जाता, तो अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में आपका अपनी ओर से जो भी एविडेंस हो दे, यानी कि साक्षियों को पेश करे या जिन साक्षियों के अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा हो गई है उनकी परीक्षा करना चाहता है तो वह भी आपका बताए। यानी कि यही पॉइंट आपका इंटरव्यू में बनता है और सतर्क रहना है कि सामान्यतः आरोप के निर्माण के पश्चात अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है और तत्पश्चात अभियुक्त का साक्ष्य लिया जाता है। लेकिन इस मामले में एक अपवाद कहिए जहाँ की आरोप के निर्माण के पश्चात अभियोजन का साक्ष्य न लेकर पहले किसका साक्ष्य लिया जा रहा है, अभियुक्त का। क्योंकि अभियोजन का साक्ष्य आरोप निर्माण के पहले ही ले लिया गया है, इसलिए क्योंकि आपका 200 में परीक्षा हुई गवाह और परिवादी की 244 यानी कि 244 में अभियोजन ने आरोप के निर्माण के पूर्व ही अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। अतः आरोप के निर्माण के बाद डायरेक्ट अब आपका अभियुक्त से कहा जाता है कि वह अपनी ओर से एविडेंस पेश करे और जिन गवाहों की परीक्षा अभियोजन की हो गई है, अगर वह परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो बताए उनको तलब किया जाए। एक और बात है कि जिन अभियोजन के जिन साक्षियों की अभी परीक्षा नहीं की गई है तो ऐसी दशा में
उन साक्षियों को यानी कि उन साक्षियों को आपका बुलाया जा सकता है और उनकी परीक्षा की जा सकती है। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है 247, आपका प्रतिरक्षा का साक्ष्य। अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करेगा, डिफेंस करेगा, और डिफेंस में जो भी साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे करे। तो डिफेंस में आपका शुद्ध रूप से आईपीसी का सेक्शन 76 से लेकर 106 तक की बातें वह रख सकता है। कहाँ से कहाँ तक? आपका 76 से लेकर कहाँ तक आईपीसी 106 106 तक, और इसी के साथ एविडेंस की धारा 105 भी पढ़नी है, 105 भी, जो बताती है कि अगर अभियुक्त अपना मामला एक्सेप्शन या अपवादों में लाता है तो उन अपवादों को प्रूव करना या साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। ये किस धारा में बताया गया है? एविडेंस की 105। इस प्रकार आपका विचारण हुआ। अब विचारण की समाप्ति करवा दी जाए तो विचारण की समाप्ति के लिए आपका 3 सेक्शन बने हैं। आपका 248, 249 और 250। ये हेडिंग डाल लेंगे मेंस में विचारण की समाप्ति, और तीनों धाराएं लिखनी है 248, 249 और 250 को केवल 2-3 लाइन में हम बता रहे हैं, उस हिसाब से लिखना है, क्योंकि पूरा कहानी नहीं लिखनी है मेंस में। देखिए 248 यानी कि 248 कल भी बताया गया था, आज भी आपको बताया जा रहा है। अगर वारंट मामला है और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है तो चाहे पुलिस रिपोर्ट पर दायर हो या आपका पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, भिन्न आधार का मतलब क्या हुआ? या तो परिवार पर या स्वयं के ज्ञान या अन्य। जब विचारण की प्रक्रिया अलग है, लेकिन जब फैसला सुनाया जाएगा, निर्णय सुनाया जाएगा, तो दोनों के लिए प्रक्रिया सेम है। और वह प्रक्रिया कहाँ दी गई है? तो सेक्शन 248 से लेकर 250 तक। अब देखिए फैसला सुनाया जाए और एक एक करके फिर से समझाया जाए। यहाँ एक सेक्शन 249 है, इसको समझ लेना है। जो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में लागू नहीं होगा, केवल पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में लागू होगा, और वह भी केवल परिवार पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉग्निजेंस परिवार पर लिया गया है तब 249 लागू होगी, और पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया है तो लागू नहीं। ये सतर्क रहना, कभी काल पूछ लेता है। देखिए क्या करके सीआरपीसी का सेक्शन 248 समझिए। देखिए दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, यानी कि आपका दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन, और दोष मुक्ति माने एक्विटल। देखिए यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर लास्ट में पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो दोष मुक्ति या एक्विटल का आदेश पारित किया जाए। तत्पश्चात यदि अभियुक्त न्यायालय में है तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा,
और यदि अभियुक्त जेल में है तो जेलर को आदेशित किया जाएगा कि इस अभियुक्त को, इस एक्यूज को रिहा कर दिया जाए। ये याद रखना। दूसरा खंड देखिए, जहाँ इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी है, यानी कि अभियुक्त को कन्विक्ट करता है मजिस्ट्रेट, किंतु वह धारा 325 यानी कि सेक्शन 325 या 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। यहाँ 2-3 पॉइंट को अलग अलग करके पढ़ना है। अगर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी है, तो ऐसी दशा में आपका 2 पॉइंट पकड़ना है। तो ऐसी दशा में यदि मजिस्ट्रेट 325 सेक्शन 325 या 360 के तहत कार्रवाई करता है तो दंडादेश नहीं देगा अभी, भले अभियुक्त दोषी। तो दोनों धाराओं में है क्या, तो आपका दोनों धाराओं में देख लिया जाए। 325 में है कि यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता तो वह सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दंड देने के लिए मामला सौंप देगा। और 360 में है कि मजिस्ट्रेट चाहे या न्यायालय तो अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराने के पश्चात भर्त्सना करके या आलोचना करके या सदाचार की परीक्षा पर छोड़ सकता है। अगर ये दोनों काम मजिस्ट्रेट ने नहीं किया है तब अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा और दंड के प्रश्न पर सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दंडादेश दे। इसके बाद पूर्व दोष सिद्धि का आपका दिया गया है मामला। यदि पूर्व दोष सिद्धि का मामला है तो ये डिटेल में पहले बताया जा चुका है। अब आइए सेक्शन 249, परिवादी की अनुपस्थिति। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, परिवादी की अनुपस्थिति का क्या परिणाम होगा। यहाँ सतर्क रहना है और प्री में और इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए इसको कैसे तोड़कर पढ़ा जाएगा और 249 आपका के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, या कौन सही है और कौन सही नहीं है। सेक्शन 249 है, यह केवल और केवल इस मामले में लागू होगी, परिवाद के मामले। पुलिस रिपोर्ट नहीं, सतर्क रहना है कई शब्दों से, पहले शब्द सब तोड़ लिया जाए इसको। देखिए, जब कार्यवाही परिवाद पर दायर की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है, यानी कि कार्यवाही किस पर शुरू की गई है, परिवाद पर, मामले की सुनवाई के लिए क्या सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है और उस तिथि पर, उस डेट पर कौन अनुपस्थित है, परिवादी। उस डेट पर मामला वारंट मामला है, परिवादी गैर हाजिर हैं, अनुपस्थित हैं, अपराध का विधि पूर्वक समन किया जा सकता है, यानी कि ऐसा अपराध है जो शमनी है, कंपाउंड है, यानी कि अपराध कैसा होना चाहिए, शमनी होना चाहिए, और या वह संज्ञेय अपराध नहीं है, यानी कि वह अपराध संज्ञेय नहीं है। इसका मतलब ही हुआ
कि वह अपराध कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय। तो ऐसी दशा में डायरेक्ट ये बताता है, तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के निर्माण किए जाने के पूर्व, यानी कि अभी आरोप का निर्माण न हुआ, आरोप का निर्माण न हुआ, तब ऐसी दशा में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उन्मोचन करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। भाई क्या मजिस्ट्रेट आपका क्या कर सकेगा स्वविवेकानुसार, तो डिस्चार्ज करेगा नहीं, कर सकेगा, यानी कि उसका मजिस्ट्रेट का क्या है ये भी पकड़ने पॉइंट, क्योंकि वर्तमान समय में करेगा, कर सकेगा, ये सब भी पूछा जा रहा है, तो उन्मोचित कर सकेगा। अब इन्हीं पॉइंटों को एक करके देखना है और आपका क्वेश्चन भी बना लिया जाए। ये पूछा, मेंस में भी पूछा गया है टिप्पणी में कि वारंट मामलों में परिवादी की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा। तो आपका जवाब रहेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय वारंट मामलों में परिवादी की अनुपस्थिति का परिणाम सीआरपीसी की धारा 249 में दिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि यदि मामला कंप्लेंट या स्थिराशा या परिवाद पर दायर किया गया हो, अब समझते भी रहे किस पर है, सुनवाई के लिए तिथि क्या की गई हो, नियत या निर्धारित की गई हो, और जो तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि को कौन गैर हाजिर है, कौन अनुपस्थित है, परिवार। तो ऐसी दशा में अब सतर्क यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनता है, ऐसी दशा में यदि वह अपराध कंपाउंड हो, समनीय हो, समनीय यानी कि ऐसा अपराध हो जिसमें समझौता हो सकता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा 320 में आने वाला अपराध हो, समनीय नहीं, कैसा हो, समनीय हो, और वह अपराध संज्ञेय न हो, यानी कि कॉग्निजेबल न हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह अपराध संज्ञेय है या असमनीय है तो 249 लागू नहीं हो। ये भी याद रखें, वह अपराध कैसा होना चाहिए, समनीय, यानी कि किस सेक्शन में आना चाहिए, 320, और वह अपराध क्या न हो, संज्ञेय न हो। इसका मतलब घुमाकर पूछा जाता है अपराध असंज्ञेय, भाई संज्ञेय नहीं है तो दूसरा क्या होगा, घुमाकर पूछा जाता है। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि आरोप का निर्माण कर दिया गया है तब भले परिवादी अनुपस्थित हो, 249 अप्लाई नहीं हो, यानी कि सेक्शन 249 कब अप्लाई होगा, जब अभी चार्ज फ्रेम न हुआ, याद रखना। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है कि डिस्चार्ज या उन्मोचित कर सकता है, तो उन्मोचित कर सकता है। और उन्मोचन लगातार बताया जा रहा है, उन्मोचन का मतलब कि एक तरह से कार्यवाही को स्थगित करना, समाप्ति है, और पुनः कार्यवाही मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। भाई दोष मुक्ति नहीं है, यहाँ क्या है, डिस्चार्ज। ये और आइए अगली धारा 250 भी देख लिया जाए। समाप्त तो ये था, 2 दिन लग गया इसको पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा लंबा था। ये कहा गया है कि अगर परिवार पर या पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है और देखता है कि अभियुक्त पर अभियोग लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है,
तो ऐसी दशा में मलिक अभियुक्त को प्रतिकर या कंपसेशन दिलवा सकता है। कितना दिलवा सकता है? तो जितना तक वह जुर्माना देने में क्या है, मन जुर्माने का दंड देने में सक्षम। याद रखे कितना, इतना तक वह क्या लगा सकता है किसी अपराधी पर, जुर्माना। और यदि ऐसा व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता तो वह कारावास के दंड का भागी होगा। और कितना कारावास के दंड का भागी होगा? 30 दिन, यानी कि सादा कारावास दे दे। ये बात क्लास 3 में बताई गई है। 2 पॉइंट याद रखना, कितना जुर्माना लगा सकता है और अभियुक्त को दिलवा सकता है। तो जितना मैंने कितना प्रतिकर दिलवा सकता है, जितने तक वह क्या लगा सकता है, जुर्माना। और जुर्माना न देने पर, मैंने प्रतिकर न देने पर ऐसा व्यक्ति को कितने दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है? सादा कारावास होगा कितना? 30। इस प्रकार विचारण की समाप्ति हुई वारंट मामलों की। आपका 15 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर आपका आज आपका मैंने CRPC ही चलेगी अभी 15 मिनट के बाद।